दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग एक बायोलॉजी का इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में है ना श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या जहां पर भी साइंस का वेटेज हमें देखने को मिलता है, उन सभी जगहों पर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये चैप्टर है, यहाँ से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनेंगे और साथ ही साथ है ना जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आप एज मैक्सिमम एज आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आप अटेम्प्ट कर पाओ, मतलब क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से है ना कंप्लीट कर पाओ। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, जिन लोगों की ये प्रथम कक्षा यानी पहली क्लास है ना, उन फर्स्ट क्लास वालों को मैं बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है ना, ये हमारा साइंस का लेक्चर है। और साइंस में आप सबको पता है कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसमें से अभी हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो है बायो का, है ना। बायो में है ना आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जल्दी से सभी लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, है ना। अपनी नोटबुक में आप हेडिंग बनाइएगा, है ना। पड़ोसी के नोटबुक में हेडिंग नहीं बनाना है ना। अपनी कॉपी में आप सबको हेडिंग बनाकर रखना है, और इसी टॉपिक पर हम लोगों को विस्तार से यहाँ पर चर्चा करनी है। तो जल्दी से सभी लोग हेडिंग बनाइएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेडिंग बनाइएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी को हिंदी में लिखा जाता है श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम या इसी को लिखा जाता है श्वसन तंत्र। बना लिया सब लोगों ने हेडिंग? कर सकते हैं अपन डिस्कशन? अरे चर्चा करें क्या? ठीक है, कसम बगल वाले की कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं, है ना। और सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता क्या है, और साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। यानी कि श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक तरह से समझने के पहले है ना हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है ना, इस रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का मतलब क्या है। तो जब भी हम रेस्पिरेशन या श्वसन को डिफाइन करते हैं ना, तो इसकी परिभाषा आम बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो कुछ लोग सिंपल टर्म्स में ये कह देते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं, है ना। मतलब कि जो हम सांस लेते हैं और जो हम सांस छोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन, श्वसन कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जो हम समझते हैं, ये है ना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में गलत है ना। तो क्या है रेस्पिरेशन का असली मतलब, उसको हम लोग समझते हैं। जो आप समझते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कहते, इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। इसे हिंदी में श्वासोश्वास कहा जाता है। तो आखिर ये रेस्पिरेशन क्या है, आइए इस पर मैं बात करता हूं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की जब भी हम बात करेंगे, तो रेस्पिरेशन बेसिकली है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब क्या, प्रक्रिया। और आप सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारी प्रोसेस ऑलरेडी चलती रहती हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है ना, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो एयर है, मतलब कि हवा है ना, ये एयर इंटर करती है हमारी बॉडी में। कहां पर इंटर करती है, हमारी बॉडी में ये इंटर करती है। और बॉडी में इंटर करने के बाद है ना, जब हवा है ना इंटर करेगी, तो इसका कांटेक्ट होता है ब्लड से। किससे कांटेक्ट होगा, है ना, ब्लड से कांटेक्ट होगा। और ब्लड में जाकर क्या मिलेगा, ब्लड में O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन मिलने के बाद है ना, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का जब यहाँ पर ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज के टूटने के बाद है ना, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जिस ऊर्जा का निर्माण
होता है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन यानी इसी को श्वसन कहा जाता है। यानी रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर सबसे पहले एयर यानी कि जो हवा है ना, हवा हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, प्रवेश करती है। और जब शरीर के अंदर हवा प्रवेश करेगी तो शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और हवा में क्या मौजूद होता है बताइए, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचा तो पहुंचने के बाद ये किससे मिलता है, ब्लड से। क्योंकि ब्लड ही वो ऑर्गन है या ब्लड ही एक ऐसा तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में क्या करता है, प्रवाहित होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ये काम कौन करता है, हमारे ब्लड करता है। और जैसे ही ब्लड के माध्यम से है ना ऑक्सीजन अलग अलग जगहों पर पहुंचा तो वहां पर है ना जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं ना, है ना, जो कुछ भी हम पोषक पदार्थ लेते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहा जाता है, जो चीजें खाने पीने में मीठी होती हैं, है ना, जिनका टेस्ट मीठा होता है, जो स्वीट होती हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। और जिन चीजों में चिकनाहट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, फैट कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फैट कहा जाता है। और जिन चीजों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ है ना नाइट्रोजन भी पाया जाता है, उन चीजों को क्या कहा जाता है, प्रोटीन, है ना। जो कुछ भी आप पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो वो फाइनली जाकर ग्लूकोज में ही बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में ही बदलते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है यही ब्लड में मिल जाता है। तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड से मिला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में उसे तोड़ देता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। और जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। यानी साधारण भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो रेस्पिरेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हवा है ना शरीर में प्रवेश करती है और अंततः ऊर्जा यानी कि एनर्जी का निर्माण करती है। इसी प्रोसेस को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को रेस्पिरेशन यानी कि इसी को क्या कह सकते हैं, श्वसन कहा जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में है ना, इस पूरी प्रोसेस में है ना, आप मुझे बताइए कि क्या एक ऑर्गन या दो ऑर्गन्स केवल पार्टिसिपेट करेंगे, क्या नहीं, है ना। इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बोले तो हमारे शरीर के अंग, है ना, जितने भी ऑर्गन इस पूरी प्रोसेस में भाग लेते हैं, है ना, जितने भी अंग इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यही सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, एक ये तंत्र तैयार करते हैं। और जो ये सिस्टम प्रिपेयर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि इसी को ही श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं, है ना। मतलब कि हमारे शरीर के ऐसे सभी ऑर्गन, है ना, ऐसे सभी अंग, है ना, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। किस प्रोसेस को, कि हवा का शरीर के अंदर जाना, है ना, उसका ब्लड में मिलना, है ना, ब्लड में मिलने के बाद है ना ऑक्सीजन द्वारा है ना ग्लूकोज को तोड़ना और फाइनली एनर्जी यानी ऊर्जा के निर्माण होने में है ना बहुत सारे अंग इसमें हिस्सा लेते हैं। और जब बहुत सारे अंग हिस्सा लेंगे तो आपको भी पता है कि कई सारे अंग आपस में मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, है ना। आप सबको पता है कि जब हमारी ह्यूमन बॉडी यानी कि जब कभी भी मानव शरीर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, मानव शरीर का, तो मानव शरीर के बनने में सबसे पहली बेसिक चीज क्या लगती है, हमें लगती है सेल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका, है ना। भाई कोशिका क्या होती है, तो कोशिका हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जब तक कोशिका यानी सेल नहीं होगी, है ना, तब तक मानव शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, है ना। आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास गेहूं नहीं होगा तो क्या हम रोटी बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, है ना। गेहूं से ही क्या बनेगा, आटा बनेगा, और आटे से ही फाइनली किसका निर्माण होगा, रोटी बनेगी। ठीक उसी तरह से जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सेल।
है ना। और जब बहुत सारी सेल्स मिलती है ना, तो बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू, है ना। इसे हिंदी में ऊतक लिखा जाता है ना। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, है ना। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, हमारे शरीर का एक अंग यानी कि एक ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, एक ऑर्गन, है ना, एक अंग का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि शरीर बनने की प्रोसेस यानी जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, इस मानव शरीर के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से या कैसे प्रारंभ होती है। तो मानव शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है स्पर्म और ओवा के इंटरेक्शन से, है ना। जब स्पर्म का ओवा से इंटरेक्शन होता है, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं, तब सबसे पहली बार मानव शरीर के अंदर एक कोशिका बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, है ना। वही जाइगोट आगे चलकर छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स में बटेगा। और जब बहुत सारी सेल्स यानी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे उसको, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन, एक अंग का निर्माण करेंगे। और यही जब बहुत सारे ऑर्गन होंगे तब जाकर इनका ग्रुप मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि ये एक अंग तंत्र बनाएगा। और सारे अंग तंत्र बनने के बाद फाइनली किसका निर्माण होगा, फाइनली निर्माण होगा ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर का। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है। तो जितने भी अंग या जितने भी ऑर्गन्स, है ना, इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किस प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन्हीं के मिलने से, है ना, एक सिस्टम यानी एक तंत्र तैयार होता है। और इसी सिस्टम या इसी तंत्र को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है ना। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र होता है ना, ये श्वसन तंत्र होता है दो टाइप का, है ना। श्वसन कितने प्रकार से होता है बताइए, तो श्वसन होता है दो प्रकार से। अरे कितने प्रकार से श्वसन होता है, तो रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार से, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक श्वसन को लिखा जाता है क्या, एक को लिखा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं एक को, एक को हम लोग लिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और हिंदी में इन्हें लिखा जाता है ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें लिखा जाता है ऑक्सी श्वसन। और वहीं दूसरी तरफ, है ना, जो रेस्पिरेशन होता है इसको बोला जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, तो इसे लिखा जाता है अनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है अनॉक्सी श्वसन। यानी कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन, है ना, मतलब जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार से होता है बताइए। तो रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार का, है ना। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, है ना, अनऑक्सी श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है ये आप समझ गए कि नहीं समझे, है ना। एकदम साधारण भाषा में अगर आपने समझ लिया होगा तो आपने ये समझा कि हवा का शरीर के अंदर प्रवेश करना, है ना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हवा का शरीर के अंदर प्रवेश होता है ना, ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है और फाइनली ग्लूकोज टूटता है। और अंततः जब एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। अब ये जो श्वसन होता है ना, ये श्वसन दो टाइप से होगा। एक को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, दूसरे को क्या कहा जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऐसा श्वसन, है ना, ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। मतलब ऐसा श्वसन, है ना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी इस संसार में एक बात बताइए, क्या अपन ही बस जीव हैं क्या, नहीं है ना। क्या अपन बस जीव हैं, नहीं है। आपने देखा कि रॉबर्ट विटेकर साहब ने तो दुनिया भर के जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, है ना। जिसमें पहला उन्होंने मोनेरा बताया, है ना। मोनेरा में कौन आते हैं, मोनेरा में बैक्टीरियास आते हैं। और बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इतना छोटा जीव है कि जिसको आप खुली आंखों से देख तक नहीं सकते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको उठाकर
रॉबर्ट विटेकर ने किस कैटेगरी में रख दिया? मोनेरा। अरे किसमें रखा? मोनेरा में, है ना। जो बैक्टीरिया से थोड़ा एडवांस हैं उनको प्रोटेस्टा की कैटेगरी में रख दिया, है ना। किसमें रख दिया? प्रोटेस्टा, है ना। और प्रोटेस्टा में जैसे अमीबा आता है, युग्लिना आ जाता है, डाइटम आते हैं, है ना, पैरामीशियम आ जाता है। तो ऐसे जो जीव हैं प्रोटेस्टा, फिर उसके बाद आप देखोगे सड़े गले स्थानों पर बनने वाले जीव अलग होते हैं जिनको हम फंजाई कहते हैं, है ना, कवक होते हैं। फिर पेड़ पौधे, वो भी तो जीव हैं। क्या पेड़ पौधे जीव नहीं है क्या? वो भी तो जीव है ना, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी तो सांसें चलती है ना, है ना। और दूसरी तरफ जो अपन है, मानव, अपन भी जीव है ना। और अपन को रॉबर्ट विटेकर ने एनिमल की कैटेगरी में रखा है। किधर रखा है? एनिमल, जानवर की श्रेणी में रखा है ना। इसीलिए कभी भी अपन को कोई जानवर बोले गुस्सा नहीं करने का, क्या बोल देते ना कभी कभी जानवर कहीं के, तो ठीक है ना, है जानवर, एनिमल कैटेगरी में आ गए हैं भाई, सीधी सी बात है। तो इस संसार में जितने भी जीव है ना, कुछ जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता है। उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ेगा, तभी तो एनर्जी बनेगी ना। अभी तो हमने देखा कि हवा का शरीर के अंदर जाना और ब्लड में मिलना, ऑक्सीजन का ग्लूकोज को तोड़ना, एनर्जी का बनना, यही रेस्पिरेशन है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें यह देखने को मिलता है कि बिना ऑक्सीजन के इनमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। इनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम यही करता है। कौन करता है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दूसरी तरफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, उसकी अनुपस्थिति में होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर O2 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना जरूरी नहीं है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना जरूरी नहीं है ना। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के हो गए? दो। कौन कौन से? एरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ना। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो क्या है? एनारोबिक, है ना। जिसमें ग्लूकोज टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज नहीं टूटता वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि एनिमल्स यानी कि जो पशु होते हैं, है ना, इसके अलावा ह्यूमन को भी हम एनिमल की कैटेगरी में ही रखते हैं, है ना। एनिमल्स यानी जितने भी पशु या जानवर होते हैं, या जो मानव यानी कि ह्यूमन होता है, या जो बर्ड्स यानी कि पक्षी होते हैं, इन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इनमें श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। मानव में रेस्पिरेशन ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए डेफिनेशन में पहले ही लिख दिया, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज से मिलना, ग्लूकोज को तोड़ना, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अरे क्या कहते हैं? उसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ अगर आप एग्जाम्पल लिखो तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, है ना, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव का अर्थ हुआ ऐसे जीव जो आकार में इतने छोटे हैं कि उन्हें हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, है ना। उनका आकार इतना छोटा है कि आप उन्हें सीधे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या? बैक्टीरिया, वायरस, है ना, प्रोटोजोआ, ये सब किस में आ जाते हैं? माइक्रोब्स में आते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, है ना, वायरस मतलब विषाणु, और प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ, है ना। ये ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, है ना, ये इतने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये अगर कहीं भटक भी रहे हैं ना तो अपन को नहीं दिखेंगे। और मैंने आप लोगों को ये बताया भी है कि इस संसार में आने वाला पहला जीव बैक्टीरिया था, और जिस दिन इस संसार का अंत होगा उस दिन जाने वाला भी अंतिम जीव बैक्टीरिया ही होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया, है ना। अगर मैंने यहां पर हाथ रख के ऐसे कर दिया ना
तो आप ये समझ लो कम से कम 4-6 बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। हमारे आसपास बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैं। क्या है आसपास? बैक्टीरिया बैक्टीरिया। अपन को दिख रहे हैं क्या? वो देखो 4-6 मर गए हैं। नहीं, अपन को ये देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के हम देख ही नहीं सकते उनको। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये माइक्रोब्स होते हैं। और दूसरा, जो वायरस होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कहानी ये है कि हमारे दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ऐसे हुए जिनका मानना ये था, कुछ लोग ये कहते हैं कि वायरस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जीवित हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो वायरस होते हैं वो नॉन नॉन लिविंग्स होते हैं, वो अजीवित हैं। है ना? वायरस को दोनों कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब तक वायरस का प्रभाव है, इसका मतलब वो जीवित है। और वायरस के स्पाइक्स, उनके संरचना को आप तोड़ दीजिए, मतलब वायरस जैसा दिखता है उसके स्ट्रक्चर को आप तोड़ दीजिए, वो नॉन लिविंग बन जाता है ना? वो अजीवित बन जाता है। उसमें जीवन अगर है भी तो वो ना के बराबर है, केवल वो पड़ा रहता है। यही बैक्टीरिया और वायरस में अंतर है। बैक्टीरिया पूरी तरह से मर जाता है, लेकिन वायरस जो होता है वो पूरी तरह से नहीं मरता है। आपने उसके स्पाइक्स, उसकी संरचना को तोड़ दिया। आपने उसके स्पाइक्स, उसकी संरचना को तोड़ दिया, तो वो किसी काम का नहीं। व्यक्ति को जहर देके मार दो, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन व्यक्ति के हाथ पैर सब तोड़ दो, जीने का कोई अर्थ है? वही वायरस। जब वायरस के हाथ पैर वगैरह को तोड़ दिया जाता है, ये वायरस जो होता है ना, पूरी तरह से मरता नहीं है। ये, इसके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है, और उसके हाथ पैर के टूटने का मतलब है कि उसका जीना ना के बराबर है। इसलिए वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है उसको। तो ये जो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, और इसके अलावा जो इंसेक्ट यानी कि कीट होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं कीट, और जो माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन होता है अनएरोबिक। कौन सा होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनॉक्सी श्वसन हमें देखने को मिलता है। तो एक बात बताइए कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप हो गए? दो, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और एग्जाम्पल में क्या आ गए? एनिमल्स, ह्यूमन और बर्ड्स आ गए, है ना? अच्छा, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो मैंने कहा ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन, है ना? अब ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है? तो जो इसमें इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है, जो अंग इसमें सेल का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? है ना? इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आपने नाम सुना सुना होगा, है ना? आपने नाम सुना है ना? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सेल पढ़ा था, है ना? पढ़ा अपन ने। ये सेल है, ये कोशिका है। क्या है? सेल। और ये जो सेल है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसी सेल के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के अंदर अंग रहते हैं ना, उसी तरीके से सेल जो है उसके अंदर भी छोटे छोटे अंग हैं। उन्हीं में से एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे, है ना, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, क्योंकि यही एनर्जी बनाता है ना? यही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ेगा। और तोड़ने के लिए तनिक याद को हमारी बात कि मैंने ये कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना होती है फिंगर टाइप, उंगली जैसी, है ना? इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, है ना? समझो आप कि जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने में ऐसे लगता है। अरे बोलिए हाँ कि ना? ये हमें देखने में ऐसे लगता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये फिंगर टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है, अगर मैं फिंगर रख दूं तो देखिए मेरी पांचों उंगलियां इसमें आ जाएंगी। जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो क्रिस्टी है ना, यहां पर चलती है एक साइकिल जिसे हम क्रैप साइकिल कहते हैं। और ये जो क्रैप्स चक्र चलता है, इसी क्रैप साइकिल में क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा।
और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, फाइनली एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होगा। और जब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, तो एक चीज आप भी जानते हो कि जिसे हम साधारण भाषा में एनर्जी कह रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं, एनर्जी, है ना, जिसे हम साधारण भाषा में एनर्जी कह रहे हैं, वो बायोलॉजी के टर्म में जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उस एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसे एटीपी कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो जो शरीर के अंदर एनर्जी बनी वो एटीपी के फॉर्म में बनी, एटीपी के नाम से उस ऊर्जा को हम जानते हैं। तो आप बताइए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को अंजाम कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी, क्रिस्टी में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का टूटना और फाइनली एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में आना, यही है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अगला अगर हम देखें अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहां पर जो ऑर्गन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म, आप सभी एक चीज जानते हैं कि जैसे हमारी एक ये सेल है ना, ये हमारी क्या है? एक कोशिका है। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो कोशिका के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ पर केंद्रक होता है ना, है ना। केंद्रक के अलावा, है ना, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। इसमें लाइसोसोम भी होंगे, है ना। इसमें आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक हमें, है ना, रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा, है ना, राइबोसोम भी मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि हमें सेंट्रियोल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सेल के अंदर जो आपको लिक्विड मटेरियल दिखेगा, क्या दिखेगा? है ना, जो हमें लिक्विड मटेरियल दिखेगा, यानी कि जो तरल पदार्थ, है ना, पाया जाता है सेल के अंदर, उसे लिक्विड मटेरियल को ही क्या कहा जाता है? उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, है ना। उन बहुत सारे अंगों में, है ना, एक जो, है ना, लिक्विड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म काम क्या करता है कि लिक्विड अगर नहीं होगा ना, तो ये सारे ऑर्गन एक दूसरे से ही टकराकर खत्म हो जाएंगे। लिक्विड में सब तैरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये तैरते रहते हैं, एक दूसरे से ये टकराने नहीं पाते हैं। ये साइटोप्लाज्म का काम है। और ये जो माइक्रोब्स और इंसेक्ट होते हैं ना, कीट होते हैं, तो जो उनके सेल में लिक्विड भरा हुआ है ना, वहीं से ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं, है ना, वहीं से श्वसन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। उनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनमें ग्लूकोज टूटने की जरूरत नहीं है ना, ना तो एटीपी बनने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। जो लिक्विड उनमें भरा हुआ है उसी से रेस्पिरेशन कर लेंगे, बात सीधी सीधी खत्म, है ना। इनका जीवन अच्छा है। अपने जीवन में क्या क्या चल रही है? सोचो, इतनी प्रोसेस अपने जीवन में चल रही है, अपने शरीर में चल रही है प्रक्रिया, अपन को पता भी नहीं चल रही है, लेकिन प्रोसेस तो चल रही है और हर सेकंड में चल रहा है। हमें आभास नहीं है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बन रही है, तभी तो आप बैठे हैं। और इनमें सीधे जो उनकी सतह है, जो उनकी स्किन है, त्वचा है, वो त्वचा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। और उसी साइटोप्लाज्म से ये लोग रेस्पिरेशन डायरेक्टली कर लेते हैं। ये सब होता ही नहीं है इन्हीं में। लेकिन जीवन भी कैसा है देखो, दिखते ही नहीं है। मिस्टर इंडिया बन के घूम रहे, ये मिस्टर इंडिया है और अपन लोग इंडियन हैं, है ना? तो अब उसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद, है ना, उस टर्म पर हम लोग आते हैं जो हमें इस रेस्पिरेशन को समझने में काफी, है ना, ये कंफ्यूज करता है। और ये कंफ्यूज करने वाला जो टर्म है, जो शब्द है, वो क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं?
इसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। हिंदी में इसको श्वासोच्छ्वास लिखा जाता है, श्वासोच्छ्वास लिखा जाता है, इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है क्या, कि सांस लेना, सांस लेने या सांस छोड़ने। सांस लीजिए, रुक मत जाइए, छोड़ना भी पता चला सांस ही अटक गई, है ना। तो सांस लेने या सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को ही ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जाना, और फाइनली एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होना, वो रेस्पिरेशन है। लेकिन ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग, है ना। आप देखिए, हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ये जो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं ना, हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, है ना। डायफ्राम क्या करता है? इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, जैसे हमने क्या किया, सांस लिया, तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या है? ऊपर आ जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं डायफ्राम नीचे चला जाता है ना। और डायफ्राम अगर खराब हो जाता है तो जैसे ही सांस लिया, बस हो गया, बस लिया, सांस छोड़ नहीं पाता व्यक्ति, और वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता है। हाँ, सांस लेने में तकलीफ, है ना। तो ब्रीदिंग यानी सांस लेने या सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने में दो चीजें होती हैं, है ना। एक, हम लोग बोलते हैं सांस लेना, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है? सांस छोड़ना। ये सांस है, सांस नहीं है कि सांस को छोड़ दिया, है ना। सांस लेना, सांस छोड़ना, कि सर ने आज समझाया था, है ना। सांस को ग्रहण किया और सांस को अगर छोड़ दिया तो ये प्रक्रिया ब्रीदिंग है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सांस लेना, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अब होगा क्या कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो कुछ गैसेस हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ गैसेस हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और इसमें कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं? तो जैसे N2 यानी कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे अंदर जाता है 78%। कितना जाता है? 78%, 78%। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा वायुमंडल है ना, इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो हम जितना भी सांस लेंगे, है ना, उसको हमने 100% मान लिया, और उस 100% में जो नाइट्रोजन आएगी वो कितना आएगी? 78%। अरे बात सिंपल सी है ना। 78% नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पर O2, O2 बोले तो ऑक्सीजन, और ये आता है 21% के अप्रॉक्स, है ना। 21% जब हम सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन आता है, और 21% क्या आता है बताइए? अरे 21% क्या आता है? ऑक्सीजन, है ना। अब उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो सांस लेने में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के अंदर जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि लगभग ये आता है 0.03 या फिर 4% के आसपास। 0.03 या 0.4% के आसपास जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बात बताइए, शरीर को चलने के लिए इन तीनों में सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। इन तीनों में सबसे जरूरी क्या है बताइए? ऑक्सीजन। अरे क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या नाइट्रोजन काम का नहीं है? नहीं है।
क्या कार्बन डाइऑक्साइड काम का है? नहीं है। इसलिए होता क्या है कि जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं, है ना? जो गैसेस होती हैं, है ना, ये रिलीज हो जाती हैं, मतलब कि ये बाहर निकल जाती हैं। और ये जो गैसेस रिलीज होती हैं इसमें N2 यानी कि नाइट्रोजन जितना आया, नाइट्रोजन कितना आया है? 78% ना। तो शरीर में कोई काम नहीं है तो ये 78 का 78% वापस, जब हमने सांस लिया तो 78% नाइट्रोजन आ गया, और जैसे ही सांस छोड़ा तो 78 का 78% नाइट्रोजन बाहर, क्योंकि वो हमारे शरीर के काम का नहीं है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये जो O2 है ये शरीर के काम का है कि नहीं है? है ना? तो जब O2 काम का है तो जितना आया है क्या वो पूरा चला जाएगा वापस? नहीं, कुछ हमारा शरीर रखेगा। और इसीलिए कहते हैं कि O2 जब रिलीज होती है तो ये होती है 17% के आसपास। 17% के आसपास जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है, 4% हमारे शरीर में चली जाती है ना? और वही जो 4% सोचिए ऑक्सीजन है वही ब्लड में मिलती है और ब्लड लेकर उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। आप देखोगे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, शरीर नीला पड़ जाता है ना? और फिर धीरे धीरे आप देखोगे वही शरीर काला पड़ जाएगा। ऑक्सीजन ही जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं जल ही जीवन है, वैसे ही ऑक्सीजन भी जीवन है। और जल भी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तब जाकर वाटर यानी कि जल का निर्माण हुआ। और इस बारे में सबसे पहली चर्चा जिस व्यक्ति ने की थी उनका नाम है एंटोनी लेवोसियर, है ना? उन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी में पहली बार इस बात को स्पष्ट किया कि जल एक यौगिक है, वाटर इज अ कंपाउंड। और कंपाउंड का मतलब होता है ऐसी चीजें दो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना? वाटर, पानी बना। और एंटोनी लेवोसियर को ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है ये उन्हीं का था। तो आप बताइए, सांस लिया 78% नाइट्रोजन आया, अपने शरीर के काम का है? नहीं है। तो जितना आया उतना पूरा चला गया, है ना? O2 कितना आया? 21%, काम का है क्या? यस। तो 17% बाहर, 4% पड़ा रहा, है ना? और CO2 जो आया वो कितना आ रहा है बताइए? तो वो आ रहा है 0.03%। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना? लेकिन जब ये रिलीज होगा तो ये रिलीज होता है 4%। कितना रिलीज होता है ये 4% रिलीज होता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये 4% कहां से आ गया? जब आ ही रहा है 0.04%, तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन कहां रही है? ये बन ऐसे रिया है कि एक बात बताओ, क्या बात बताओगे? कि जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें हमारे हर खाने पीने की चीज में होती। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खाने पीने की हर चीज में है, बस प्रोटीन में नाइट्रोजन बढ़ जाता है। अरे बोलिए, बढ़ता है? एक बात बताओ, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है शरीर के अंदर जाकर तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन का एक एटम, एक परमाणु ऑक्सीजन के दो एटम से रिएक्शन करेगा तो CO2 बन जाएगा। क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और उसी में सोचो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो पानी बना देंगे शरीर के अंदर ही। तो पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो पानी बन गया, वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो अपने शरीर के काम का नहीं है। और मैंने आपको बताया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में, कि CO2 एक तरह का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट होता है। और इस CO2 को बाहर करने का काम लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों का होता है। किसका होता है? लंग्स। तो जो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं
है ना, ये फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, इसकी जगह पर वो O2 यानी कि ऑक्सीजन को मिला देते हैं। तभी तो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है ना, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन करने का काम किसका है? लंग्स का। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया, बाहर किया, और उसके जगह पर O2 को मिला दिया, ऑक्सीजन को। अरे समझ गए क्या? तो CO2 आ कम रिया है, लेकिन 4% ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारे अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो बना लिया, इस वजह से CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है, और उसे शरीर से बाहर करना जरूरी होता है। तो एक बात बताइए, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या होता है, समझ में आया? रेस्पिरेशन क्या है ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? है ना? तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलिए, ये कोई नहीं बोलेगा। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना, ग्लूकोज का टूटना, और एनर्जी का बनना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने भी अंग या ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। है ना? रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, और एक को कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है, और इन सबको तोड़ने का काम कौन करता? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किस में होता है? तो मानव में होता है, पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है ना? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है। इसका मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना जरूरी नहीं होता है ना? इसमें जो रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से संपन्न होती है। और ये किस में होता है? तो इंसेक्ट में होता है, माइक्रोब्स में होता है। अरे किस में होता है? इंसेक्ट में होता है, माइक्रोब्स में होता है ना? अब उसके बाद अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रीदिंग होती है, मतलब कि श्वासोच्छ्वास, वो क्या है? तो सांस लेना और सांस छोड़ना। तो जब सांस लेते हैं तो कुछ गैसेस अंदर गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अमाउंट आप याद रखिएगा। और जब हमने सांस छोड़ा तो कितनी रिलीज हुई, आपको ये भी याद रखना है। नाइट्रोजन पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना लिया उससे ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि शरीर में भी बन रही है ना? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से CO2 बन रही है, उसको बाहर करना। और ऑक्सीजन जितना लिया है उससे कम बाहर करना, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में जरूरी होता है। अरे बोलिए, अरे बोलिए। अब हेडिंग बनाइएगा, जीवों में श्वसन। हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा, जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन लिविंग्स, रेस्पिरेशन इन लिविंग्स, जीवों में श्वसन। किसकी बात मैं कर रही हूं? जीवों में श्वसन के। हमारे आसपास जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव पाए जाते हैं, उनमें श्वसन किस तरीके से होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो मुझे कोई बताएगा कैसे श्वसन होता है लिविंग्स में? बताइए बताइए, कैसे होता है? हम्म, 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 है ना? हाँ, ठीक है। चलिए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं, ठीक है, बढ़िया प्रयास था आपका, है ना? इस संसार में जितने भी जीव हैं,
है ना, उन सभी जीवों में किस तरीके से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है ना। अब हम इसी को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पहले नंबर पर कि जो एनिमल्स यानी कि पशु होते हैं, क्या होते हैं, एनिमल्स, है ना, साथ ही साथ जो ह्यूमन यानी कि मानव होते हैं, और इसके अलावा जो बर्ड्स यानी कि पक्षी होते हैं, इन सभी में जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है फेफड़ों के द्वारा, बाय लंग्स जो है इनमें हमें ये देखने को मिलता है ना। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, है ना, हमारे शरीर का जो अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा होता है, लंग्स, है ना, क्योंकि लंग्स ही क्या होता है, ब्लड से मिला होता है। तो जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है ना, शरीर के अंदर जा रही है, क्या आपने बाहर कहीं खून दिख रही है क्या, बाहर खून दिख रही है कि सीधे ऑक्सीजन आई खून से टकरा गई और खून लेके उस ऑक्सीजन को चल दिया हर जगह, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो खून जहां पर ऑक्सीजन को मिलता है वो हमारे फेफड़े होते हैं, और ऑक्सीजन के प्रवेश करने के दो जो हैं वो तरीके हैं, या एक नाक के माध्यम से, एक मुंह के माध्यम से। और सबसे मुख्य अंग है ऑक्सीजन या हवा के अंदर जाने का नाक, क्योंकि व्यक्ति जब सो रिया होगा या चुप बैठा रहता है तो मुंह तो बंद रहता है। तो इसीलिए प्रकृति ने दो बनाया कि अगर बोलता रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर चुप बैठा है या सो रिया है तो अब कैसे सांस लेगा। तो अगर मुंह सब कुछ दे दिया तो भाई खा भी रिया है, वहां से सांस भी ले रिया है, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो नाक बनाया गया। अब कुछ व्यक्तियों में स्पेशल टैलेंट होता है कि सोते समय भी मुंह खोल के सोते हैं, है ना, ये उनकी देखिए व्यक्तिगत उपलब्धि है ना, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो विशेष टैलेंट है ना। लेकिन अगर हम देखें तो सामान्यतः इसीलिए प्रकृति ने नाक को बनाया कि ताकि व्यक्ति अगर सो रहा हो, मुंह बंद हो, तो नाक के सहारे जो हवा है वो अंदर चली जाए। यहां से जाने के बाद ना आप देखोगे एक सांस नली यहां से होती है अंदर से, भोजन करते हैं अपन और अपन नाक से सांस लेते हैं, ये दोनों नलियां आगे जाकर यहां पर मिल जाती हैं नटेरी में। कहाँ मिल गई, नटेरी के पास। वहां से दो नली निकलती हैं, एक होती है एसोफेगस फूड पाइप, और एक होती है रेस्पिरेटरी पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आगे गई, वही ट्रैकिया आगे चलकर लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी होती है। तो फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसने किया, ट्रैकिया ने। और जो हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं ना वही ब्लड में मिले रहते हैं, इसीलिए वो जो ऑक्सीजन अंदर गया वो जाकर ब्लड में वहीं पर मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव में, पशु में और पक्षियों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, लंग्स यानी कि वो फेफड़े होते हैं, है ना। दूसरा अगर हम देखें तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कि कीट, है ना, जितने भी इंसेक्ट यानी कि कीट होते हैं, है ना, इन इंसेक्ट यानी कीटों की बात करें तो गिनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया से होता है। कहां से होता है, ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, वही जो ट्रैकिया बोला ना मैंने, है ना, उसमें इनमें फेफड़ों की जरूरत ही नहीं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनमें फेफड़ों की जरूरत है ही नहीं। तो जब उसमें जरूरत नहीं है तो फिर जरूरत है कि ट्रैकिया की। वो ट्रैकिया के माध्यम से वो जो सांस वाली नली है ना उसी से सांस ले लेते हैं। गजब टेक्नोलॉजी है इनमें। और अपने में सोचो ट्रैकिया बनी है और फेफड़े बने, डायफ्राम भी बना है, और इनमें सिर्फ एक ट्रैकिया के माध्यम से सारा काम खत्म। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो फिश यानी कि मछली होती है, मछली में गिल्स होते हैं जिसको हम गलफड़े कहते हैं, जिसको हम गलफड़े कहते हैं। उनके गले के पास देखोगे ना ऐसे निकला रहता है मछलियों के, है ना। अब मैं मछली कैसे बन जाऊं, लेकिन मैं बता रही हूं कि उनके गले के पास देखोगे आप ऐसे से बना रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। उसे गलफड़े या क्लोम भी लिखा जाता है हिंदी में, है ना। तो गलफड़े कहिए या फिर आप क्लोम कहिए, इसी के सहारे वो क्या करते हैं, फिश यानी मछलियां ये रेस्पिरेशन करती हैं। इनमें श्वसन की प्रक्रिया ऐसे होती है ना। फिर उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो आगे जो फ्रॉक्स यानी कि मेढक जो होते हैं, है ना, जो मेढक होते हैं, अब इन मेढक की कहानी को समझिए।
वो अपने से एडजस्ट हो रहा था। थक जाता है ना बेचारा वो भी, है ना। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्रॉक्स यानी कि मेढक होते हैं, अब उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये जो मेढक होते हैं, इनके साथ कहानी ये है कि समझो आप, जब ये वाटर में होंगे, जब मेढक कहां होगा, पानी में। मेढक एम्फीबियंस होते हैं, ये उभयचर जीव होते हैं। एम्फीबियंस मतलब जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। मछली नहीं रह सकती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो। क्या वो एम्फीबियंस या उभयचर है क्या? नहीं है। लेकिन मेढक है, पानी में भी रहेगा और बाहर भी रह सकता है। तो जब ये वाटर यानी पानी में रहेगा, तब ये सांस लेता है गिल्स से। किससे सांस लेगा? गिल्स से सांस लेगा। अरे बोलिए, अरे बोलिए, लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। जब ये वाटर में होगा, है ना, जब ये वाटर में होगा तो ये स्किन से लेगा। कहां से लेगा? स्किन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं त्वचा, से ये सांस लेगा। और जब ये जमीन पर होगा, जब ये लैंड में होगा, तो ये सांस लेगा किससे? ये लेगा लंग से, यानी कि फेफड़ों से। और जब ये मेढक, मेढक का बच्चा होगा, जिसको हम कहते हैं टेडपोल, क्या बोलते हैं? टेडपोल। ये जो टेडपोल होता है, ये सांस लेता है गिल्स से। क्योंकि मेढक का बच्चा भी दिखने में मछली जैसा ही होता है, छोटे में। जैसे मछली दिखती है ना, वैसे ही दिखने में ये भी दिखेगा। इसीलिए जब छोटा होता है मेढक, तो वो गिल से सांस लेगा। सोचो, तीनों चीजें हैं उसमें भी, गिल्स हैं, उसमें फेफड़े भी हैं, और स्किन तो है। तो जब पानी में है तो स्किन से सांस ले रहा है, बाहर है तो लंग से, और जब टेडपोल है तो गिल से। हाँ, नहीं, गिल्स रहा आता है, बस उसका काम बदल जाता है। नहीं 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 नहीं, गिल्स रहता ही है, गिल्स बना रहता है। जो गिल्स काम कर रहा था पहले, किसका? रेस्पिरेशन का, अब उसकी जगह पर बड़े होने के बाद काम लंग्स करने लगते हैं। हाँ, नहीं नहीं, दोनों नहीं होते, बड़े होने पर लंग्स करने ही लगते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। वो गिल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। गिल्स अपने आप पड़े रहते हैं, केवल वो फिर देखने के लिए बने रहते हैं बस। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर में जब छोटा सा बच्चा बनता है, छोटा सा जब बच्चा बनता है, उसे भोजन कहाँ से मिलता है? मम्मा से। तो माँ से जो भोजन उसे मिलता है, वो सोचो एक, है ना, पतली झिल्ली से मिलता है। एक पतली सी नली होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके थ्रू मिलता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो देखिए, मुंह से खाना खाना शुरू कर देता है। मतलब प्लेसेंटा का काम उसके जन्म के बाद ही खत्म। इसीलिए आप देखोगे नाल वो काट दी जाती है, बच्चों में नाल कटती है ना। तो जो नाल कटती है, वो नाल क्या है? वो प्लेसेंटा ही तो है, उसी के सहारे तो वो न्यूट्रिशन जा रहा था। प्लेसेंटा ही माँ और बच्चे को जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन जन्म के बाद अब उसका कोई काम नहीं है। वैसे ही मेढक, कि उस समय बना जब वो छोटा था गिल्स, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तो गिल्स केवल फिर दिखने के लिए बस लगभग बचा रहता है। बाकी काम जो है वो लंग्स यानी फेफड़ों से करने लगता है मेढक, है ना। मेढक खतरनाक होता है, इसीलिए कुछ लोगों की तुलना इससे की जाती है, मेढक की तरह रंग बदलता है। तो ये जो फ्रॉक्स या मेढक है, ये मेढक क्या और कैसे रेस्पिरेशन करता है, आप समझ गए? अरे क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखो, तो अगर मैं बात करूं, प्लांट्स होते हैं, पौधे। तो अब जो प्लांट्स या पौधे होते हैं, ये सांस लेते हैं, या इनमें जो श्वसन होता है वो होता है स्टोमेटा, और इसे बोला जाता है वात रंध्र। वात रंध्र से ये लोग सांस लेते हैं, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। किससे सांस लेते हैं? अरे किससे सांस लेते हैं?
स्टोमेटा, वातरंध्र से ये लोग सांस लेते हैं। आपने लीफ यानी कि पत्ती देखी है? कोई भी पौधे की पत्ती को आप इमेजिन करो, आप पत्ती को देखोगे, पत्ती के बीचों बीच एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, और उसी लाइन से फिर छोटी छोटी लाइन कुछ इधर ऐसे निकली रहती है। ये जो लाइन होती है ना, यही स्टोमेटा है, यहीं से पौधे सांस लेते हैं। और स्टोमेटा दो टाइप से काम करते हैं, एक ओपन स्टोमेटा, एक क्लोज्ड स्टोमेटा। दिन के समय पर क्या होता है कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो दिन के समय पर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों के नीचे आराम करना दिन में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बना रहे हैं। और भोजन बनने के बाद जो जाइलम होता है वो लिक्विड यानी जल को पौधे के हर हिस्से में पहुंचा देता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को, जो बना हुआ भोजन, उसको हर जगह पहुंचा देता है। और फिर पेड़ पौधा जो है वो भी उसका नटेरी फुल हो जाता है, उसका पेट भर जाता है। जैसे अपन है ना, वैसे पेड़ पौधे भी हैं, उनमें भी भोजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए पेड़ पौधों के नीचे, अगर आप पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन रात के समय पर उल्टा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए जरूरी है क्या? नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि रात के समय पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। और ये डरा दिया कि सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, मतलब आप जग रही हो, सो गए अभी से, वो सो नहीं रहे हैं। दरअसल इसीलिए डरा दिया गया कि अगर मैं लोगों, ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर लोगों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बताकर समझाया गया होता तो नहीं समझते। लोग इसलिए समझ गए कि लोगों को देवी देवताओं और भगवान में बड़ी आस्था है, और उन्होंने मान लिया, ये बोल दिया कि पेड़ पौधे भी देवी देवता के समान है, और ये उनके विश्राम करने का समय है, उन्हें छूना मत, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, उनके पास में नहीं जाना। इसीलिए देखोगे पेड़ पौधे के पास में व्यक्ति रात को खड़ा तक नहीं होता है। वो इसलिए नहीं बोला कि वो पीट देंगे उठ के, ये गुलाब का फूल है, फूल ही फूल बरसना शुरू, कि पिटाई हो गई, है ना, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा वो हमारे लिए हानिकारक है। तो जो जीव होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है ये आपने समझा होगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के अंग कौन कौन से हैं और श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है, पूरा प्रैक्टिकल, है ना, हम लोग करके उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। आप एक बार घर पर जाकर पढ़िएगा, है ना, जो भी डाउट्स हो आप पूछते रहिएगा। इस सेशन में जुड़ने के लिए और अटेंशन बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम, है ना, नई क्लास में कुछ और नई एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।